अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक से कहा कि वो दुनिया में खुराक के बहरान से निपटने के लिए खाद की फराहमी बढ़ाने के लिए इक़दाम करें और आलमी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तवानाई की फराहमी पर किसी भी किस्म की पाबंदी ना लगाएं। मोदी ने यह बात इंडोनेशिया के जजीरे बाली पर दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के सरबराही इजलास के पहले इजलास में खुराक और तवानाई की सलामती से मुतालिक अपने खिताब में कही। मोदी कल रात इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर वहां पहुंचे। विडोडो ने आज सुबह G20 सरबराही इजलास में मोदी की आमद पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रूस से तवानाई की फराहमी के बारे में कुछ आलमी रहनुमाओं के एतराज़ात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है और उसकी तरक्की आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है और इसके लिए हिंदुस्तान की तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। साथियों, जब विरासत साझा होती है, जब मानवता के प्रति आस्था समान होती है, तो प्रगति के लिए भी समान रास्ते बनते जाते हैं। कुछ महीने पहले ही 15 अगस्त को भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे किए हैं। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद 17 अगस्त को आता है, लेकिन इंडोनेशिया को भारत से 2 साल पहले स्वतंत्र होने का सौभाग्य मिला हुआ था। इंडोनेशिया से सीखने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है और अपनी 75 वर्षों की विकास यात्रा से भारत के पास भी इंडोनेशिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके CEO भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत IT BPN के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में अनेकों। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कबायली गौरव दिवस के मौके पर कहा कि कबायली बिरादरी की बहुत सी खुसूसियात मिसाली हैं और उनकी तरक्की का ताल्लुक मुल्क की तरक्की से है। सदर जमहूरिया आज मध्य प्रदेश के ज़िले शहडोल के लालपुर में मुनक़िदा कबायली गौरव दिवस की रियासती सतह की तकरीब से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगू भाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वज़रा अर्जुन मुंडा, बिगन सिंह कलस्ते, रियासती हुकूमत के वज़रा
और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। तकरीब में सदर जमहूरिया ने रियासत में PSA एक्ट यानी शेड्यूल एरियाज में पंचायतों की तौसी एक्ट से मुतालिक कवायद को भी जारी किया। प्रोग्राम में ही वज़ीर आला चौहान ने रियासत में PSA एक्ट को लागू करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि कबायली गौरव दिवस के इस प्रोग्राम में गोंड, बेगा, भेल, भलाला, कोल और सहरिया जैसे तमाम कबाइल के लोग मौजूद हैं, जो उनके तई कबायली बरदरी की खुसूसी मोहब्बत को जाहिर करता है। संचार हुआ है। जनजातीय विकास गाथा पर केंद्रित प्रदर्शनी को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में आज संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करना अत्यंत सराहनीय पहल है। इंजीनियरिंग, मेडिसिन तथा लॉ के क्षेत्र में प्रवेश हेतु आयोजित कठिन चयन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आज सम्मानित हुए हैं, उन्हें देखकर देश के उज्जवल भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना तथा कंठिया मामा आर्थिक कल्याण योजना जैसे प्रकल्पों से जनजातीय समाज के लोगों की प्रगति को शक्ति मिलेगी। मैं आज स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले जनजातीय भाई बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया, मैं इसकी सराहना करती हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे विकास तथा कल्याण कार्य के लिए केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और सजनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है। अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पहले बड़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय के गठन से जनजातीय कल्याण के कार्यों को समग्रता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय अनेक विकास एवं कल्याण योजनाओं को कार्यरूप दे रहे हैं। देवियों संचार हुआ है। जनजातीय पर केंद्रित प्रदर्शनी को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा मंगल को महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के जिले वाशियम पहुंची। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक इजलास को खिताब करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज आइन पर हमला करती रहती है, क्योंकि वो ये कबूल नहीं करना चाहती कि दलितों, कबायलियों और गरीबों को हुकूक मिलने चाहिए। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कबायली आज़ादी पसंद बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश के मौके पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कबायली मुल्क के असल मालिक हैं और उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं। रैली में कबायली बिरादरी के कई अफराद ने शिरकत की। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि बिरसा मुंडा के नजरियात पर आरएसएस और बीजेपी की तरफ से चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी हर रोज आइन पर हमला करती है, क्योंकि वो ये कबूल नहीं करना चाहती कि पिछड़ों को उनके हुकूक मिले।
2 games. I won 2 games. हरा दिया। Now he is winning, sir. Last game. कैसे गिरा? चले ओके बेटा, थैंक यू सर. थैंक यू। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 70 वर्षों के कामकाज का हिसाब मांगने के बजाय अपने 8 साल के दौरे हुकूमत का हिसाब मुल्क को देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि आज तोड़ने वाला माहौल है और सच ये है कि बीजेपी मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस अपने नौजवान लीडर राहुल गांधी की क़यादत में मुल्क को मुत्तहिद कर रही है। यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालकर मुल्क की यकजहती की बात करती है। उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वें यौम पैदाइश पर मुनक़िदा नेहरू मेमोरियल लेक्चर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि मुल्क में ज़बरदस्त बेरोज़गारी है और 30 लाख से ज़्यादा ओहदे मरकज़ी हुकूमत में खाली पड़े हैं। मरकज़ी हुकूमत इस सिमत में कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि वादा था कि 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन ये सब झूठ साबित हुआ। वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा कि ये लोग चंद लोग जो झगड़ा लगाते हैं या इधर से उधर बात बोलते हैं, इसमें बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में कहा था, उसमें होगा शायद, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग है, मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमेशा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा में पत्थर की एक कान धंस गई और 12 मजदूर उसमें फंस गए। अब तक 8 लाशें बरामद की जा चुकी हैं।
3 अफराद के बदन के टुकड़े बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि तमाम मजदूर बिहार के रिहायशी हैं। एसडीआरएफ, बीएसएफ और आसाम राइफल्स की टीमें मौके पर राहत और बचाव में मसरूफ हैं। ताहाल लाशों की शिनाख्त मुमकिन नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि पत्थर की एक बड़ी खान है जहां कांकनी में मसरूफ 12 मजदूर फंस गए। हादसा हिंडियाल जिले में पेश आया। अचानक हादसे की वजह से वहां मौजूद कारकुनों को भागने का मौका भी नहीं मिला। इत्तला मिलते ही आसपास के देहात के लोग पहुंच गए और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। इस खान का ठेका एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ है और यहाँ पिछले 2.5 साल से कानकनी का काम जारी था। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक मकामी इंतजामिया भी मौके पर मौजूद थी और मजदूरों को खान से निकालने की कोशिशें जारी थी। Misteri dat ke skill gong ti an telawa an mani company tang kya itachi chu kasari ke achi dinan kya itachi operator mai baka labor thato yang musa da ma heta ya ara ka ko he। सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 51 एमपी अराकीन पार्लियामेंट और 71 अराकीन असेंबली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत केसेस दर्ज हैं। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि इनमें से कितने मौजूदा एमपीज या एमएलएज हैं और कितने साबिक। मामले में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और कारोबारी विजय नायर भी मुलजिम हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के रोज सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अहकाम दिए कि वो दिल्ली के आबकारी घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रेस को जारी किए गए बयानों और रिमार्क्स को पेश करें। सीबीआई के कोर्ट में पेश एक ऐसी ही रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा और साबिक एमपीज और एमएलएज के खिलाफ जुमला 121 केसेस पेंडिंग है। इनमें से 51 एमपीज हैं जिनमें 14 मौजूदा और 37 साबिका एमपीज हैं और 5 का इंतकाल हो चुका है। इसके साथ ही सीबीआई के सामने 112 एमएलएज के खिलाफ भी केसेस हैं। इनमें 34 मौजूदा और 78 साबिक एमएलएज हैं जबकि 9 का इंतकाल हो चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 37 एमपीज के खिलाफ सीबीआई की जांच पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जांच एजेंसियों की दाखिल रिपोर्ट जैसे फैक्ट कोर्ट में ये पेश किए गए। इसमें सीनियर वकील विजय हंसरिया की जानिब से रिपोर्ट भी शामिल है। हंसरिया को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस जांच के लिए अपॉइंट किया था। दरअसल कोर्ट में बीजेपी कायद और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक पिटीशन दायर की थी। इसमें एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की गई थी। मोरबी पुल हादसे के मामले पर समाअत के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने पुल की मरम्मत का ठेका देने के तरीके पर तनकीद की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने रियासत के आला ब्यूरोक्रेट और चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि पब्लिक पुल की मरम्मत का काम का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, बोलियां क्यों नहीं बुलाई गई। अदालत ने मजीद कहा कि इतने अहम काम का माहिदा सिर्फ 1.5 सफ़ात में कैसे मुकम्मल हुआ। क्या रियासत की सखावत अजंता कंपनी को बगैर किसी टेंडर के दे दी गई। ख्याल है कि इस मामले का अदालत ने आज खुद नोटिस लेते हुए 6 महकमों से जवाब तलब किया था। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जयशास्त्री इस मामले की समाअत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मोरबी म्यूनिसिपैलिटी ने ओरिया ग्रुप को 15 साल का माहिदा दिया था जो घड़ियों के अजंता ब्रांड के लिए जाना जाता है। गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर 92 दौर के पुल के गिरने से 130 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। 31 अक्टूबर को पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार किया था जिनमें मोरबी पुल का इंतजाम करने वाला ओएवा ग्रुप के 4 अफराद भी शामिल थे। 200 करोड़ के ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का हुक्म सुनाया, यानी उन्हें जुमला 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली है। जैकलीन कोर्ट के अहकाम पर ही बैरून मुल्क जा सकेंगी। कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है जब जैकलीन पर लगे इल्जामात पर बहस की जाएगी। बता दें कि जैकलीन की
इंटरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई। इस पर 11 नवंबर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। ईडी ने जमानत की मुखालिफत की थी। 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने जैकलीन की जमानत की मुखालिफत की थी। तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, वो बैरून मुल्क भी भाग सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। वहीं जैकलीन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर उन्हें परेशान करने का इल्जाम लगाया था। साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा ताउन करने की भी बात कही थी। इस पर ईडी ने कहा था कि जैकलीन के खिलाफ उनके पास दरकार सबूत हैं, इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए। इस पर कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा था कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलीन को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज महरौली के जंगलों से श्रद्धा वॉकर की बॉडी के 10 टुकड़े बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 26 साल की श्रद्धा का कत्ल उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने किया था। उसी की निशानदही पर लाश के टुकड़े मिले हैं। पुलिस आफ्ताब को सुबह करीब 10 बजे महरौली के जंगल लेकर पहुंची। आफ्ताब ने वहां बॉडी पार्ट्स फेंके थे। अभी सिर और कुछ दूसरे बॉडी पार्ट्स की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब 8 मई को दिल्ली आए थे। 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। आफ्ताब ने जंगल के करीब फ्लैट लिया था ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में एक और गवाह अपने बयान से मुकर गया। उसने 2008 में एटीएस को मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी के बारे में बयान दिए थे। इसे बाद में अदालत के सामने उसने अपने बयान से मुकरने वाले गवाहों की तादाद बढ़ाकर 29 हो गई है। एनआईए इस मामले में 235 लोगों की कोर्ट में गवाही दिलवा चुकी है। केरला के नियाटंकारा एडिशनल सेशंस अदालत ने 2013 में किए गए अन्नावरू नारायण नायर के कत्ल के इल्जाम में आरएसएस के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नारायण नायर को उनके खानदान के सामने कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने कत्ल के 9 साल बाद सजा का ऐलान किया। सजा का ऐलान करते हुए एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मुजरिमों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। सजा के ऐलान से कबल तमाम मुलजिमीन एक जैसे कपड़ों और एक ही हेयर स्टाइल में अदालत पहुंचे। गवाहों को गुमराह करने के लिए गंजे सरों से मुशाहबत के लिए विग लगा दी गई थी। सजा का ऐलान 11 नवंबर को किया गया था। ताहम अदालत का तफसीली हुक्मनामा फिलहाल दस्तयाब नहीं है। आरएसएस के कारकुनों को 5 नवंबर 2013 को नारायण नायर के बेटे शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए उनके घर में घुस गए थे। उस वक्त शिव प्रसाद सीपीएम की तुलबा विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के फील्ड सेक्रेटरी थे। नायर को हमलावरों ने उस वक्त तला कर दिया जब वो अपने बेटे शिव प्रसाद को हमले से बचाना चाह रहे थे। नायर को उनकी बीवी और 2 बेटों के सामने कत्ल किया गया था। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जहनी तौर से बीमार एक नौजवान ने सफाई मुलाजिम को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। ट्रेन के नीचे आने से चंद्रपुरी के रिहायशी सफाई मुलाजिम महेंद्र की बाईं बाजू कट गई। सफाई मुलाजिम को शदीद तशवीशनाक हालत में अंबाला कैंट सिविल अस्पताल से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां सफाई मुलाजिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसा पीर की रात 12:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जम्मू मेल ट्रेन की चपेट में आने से हुआ। इस वाक़े के बाद से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जहनी तौर से बीमार नौजवान तोप खाने का रहने वाला है। अफराद खानदान की जानिब से बेदखल किया हुआ है। सुपरवाइजर विनीत ने बताया कि ऑफिस से निकलकर महेंद्र प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ड्यूटी बजा रहा था। इसी बीच वहां प्लेटफॉर्म पर खड़े नौजवान जो कि जहनी तौर पर बीमार है उसने महेंद्र को धक्का दे दिया। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे और मशहूर मारूफ अदाकार सुनील शिंदे ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर जैसे ही पहली बॉलीवुड में एक बार फिर गम का माहौल छा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शिंदे का अचानक सर चकराने लगा था और फिर इतवार की देर शाम वो अपने घर पर ही बेहोश होकर गिर गए थे। उनका फौरी तौर पर घर पर इलाज किया गया, लेकिन 14 नवंबर को उनके मुंबई में वाक़ घर पर ही उनका इंतकाल हो गया। सुनील शिंदे हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते थे। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के वालिद कृष्णा गुटामानेनी का इंतकाल हो गया। महेश बाबू के वालिद कृष्णा भी एक मशहूर तेलुगु अदाकार थे। वो सुपरस्टार कृष्णा के नाम से जाने जाते थे और उनकी उम्र 79 बरस थी।
उन्होंने मंगल की सुबह 4 बजे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा को पीर को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके इंतकाल पर सभी बड़ी शख्सियतों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ये वक्त महेश बाबू के ख़ानदान के लिए काफ़ी मुश्किलात से भरा हुआ है और ख़ानदान एक जज्बाती सानहे से गुजर रहा है। महेश बाबू 2 माह कबल अपनी मां को खो चुके हैं और अब उनके सर से वालिद का साया उठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक महेश बाबू अपने वालिदैन के बहुत करीब थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीर खींचा करते थे। कृष्णा अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार होने के अलावा एक सियासतदान भी थे। अपने 5 दहाइयों के करियर में वो तकरीबन 350 फिल्मों में नजर आए और उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल हुआ। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 72,883 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,62,62,90,877 हो गई। सेहत हुकाम ने मंगल को इतला दी। कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले रोजाना कोरोना इन्फेक्शन की तादाद 23,765 थी, जो कि एक हफ्ता कबल 62,260 थी। जुनूबी अलजज़ायर के सूबे बोरोजी मुख्तार में पेश आने वाले एक सड़क हादसे में 16 अफराद हलाक और दीगर 30 जख्मी हो गए। अलजज़ायर की शहरी हिफाजती अथॉरिटी की तरफ से एक बयान में कहा गया कि जुनूबी अलजज़ायर में सवेरे पेश आने वाले सड़क हादसे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। यह हादसा पीर के रोज जुनूबी सूबे बोरोजी मुख्तार में 2 गाड़ियों के आपस में टकरा जाने से पेश आया। ताहम बयान में हादसे की वजह नहीं बताई गई। रूस यूक्रेन जंग करीब 11 महीने बाद भी जारी है। इसको रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। पीर के रोज इस मामले में नया ट्विस्ट आया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक तजवीज़ लाई गई। इसमें कहा गया कि यूक्रेन को जंग से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस करे। इस तजवीज़ पर वोटिंग भी हुई। भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तजवीज़ में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि रूस ने आलमी कानून तोड़ा है। अमेरिका और उसके ताइदी मुल्कों के साथ मिलकर इस तजवीज़ को यूएनजीए में पेश किया गया। इसमें यूक्रेन के हक में 94 मुल्कों ने वोट दिया। इसके बाद तजवीज़ को कबूल कर लिया गया। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने जन्म ले लिया। आबादी को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट www.worldometers.in के मुताबिक मंगल की दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इसके साथ ही दुनिया की आबादी भी 8 अरब यानी 800 करोड़ हो गई। आबादी पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट यानी यूएन रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन में भी अंदाजा लगाया गया था कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। इस खबर को आबादी में बढ़ोतरी के इस आंकड़े में जो खास बात है वो कि दुनिया की आबादी में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई है। 1998 में दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी, जो 2010 में बढ़कर 700 करोड़ हो गई। अगले 12 साल यानी 2022 में आबादी में फिर 100 करोड़ का इजाफा हुआ और 15 नवंबर 2022 को दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म हुआ। दुनिया की आबादी को लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से ही डेटा मौजूद है, यानी 2000 साल से ज़्यादा के वक्त में आबादी की बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मारूफ इस्तिक्लाल एवेन्यू में इतवार के रोज होने वाले बम धमाके के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और 21 दीगर जख्मी हो गए थे। वज़ीर दाखिला सुलेमान स्वेलर ने एक एजेंसी को बताया कि एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने तुर्की के सबसे बड़े शहर के मसरूफ तरीन मकाम पर बम धमाका किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कबल इस हमले को गद्दारी करार दिया था, जिससे दहशतगर्दी जैसी बो आती है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट से अंदाजा होता है कि एक खातून इस हमले में मुलविस है। वज़ीर इंसाफ बिकेर बिजाक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक खातून को इस्तिक्लाल एवेन्यू में एक बेंच पर तकरीबन 40 मिनट तक बैठे हुए देखा गया। जैसे ही वो वहां से उठी, धमाका हो गया। उन्होंने कहा कि 2 दीगर इम्कानात भी हो सकते हैं। शायद बम किसी बैग में रखा गया हो जो धमाके से फट गया हो, या इसे किसी ने रिमोट से उड़ाया हो।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।